अगर आप अपने यहाँ पर गेहूं की फसल की बुआई कर रहे हैं, गेहूं की खेती कर रहे हैं, तो इन 4 गलतियों से छुटकारा पाकर आप अपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। गेहूं की फसल में एक बहुत ही अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। गेहूं की खेती पूरे भारतवर्ष में की जाती है। कुछ किसान साथी इसको छोटे क्षेत्र में करते हैं और कुछ किसान साथी इसको बड़े क्षेत्र में करते हैं। इसी के साथ कुछ किसान साथी इसको हर्षोल्लास से करते हैं और कुछ किसान साथी इसको रूखे मन से करते हैं। रूखे मन से वो किसान साथी करते हैं जिन्होंने पिछली बार अपने यहाँ पर गेहूं की बिजाई की थी और अच्छा उत्पादन प्राप्त नहीं किया था। और अच्छा उत्पादन और बुरा उत्पादन दो चीज़ें हैं और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, अंतर है, वो ज़्यादा नहीं है। बस 3 से 4 गलतियों का डिफरेंस। अगर 3 से 4 गलती अपने यहाँ पर गेहूं की फसल के अंदर किसान साथी करते हैं तो उनको उत्पादन कम देखने को मिलता है, उनका उत्पादन है वो प्रभावित होता है। तो आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इन्हीं 3 से 4 गलतियों के बारे में। तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो गए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आपका कोई सवाल है, कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। किसान साथियों, जो 3 से 4 गलतियां हैं उनको आज अपन टॉपिक वाइज बात करेंगे कि किसान साथी अपने यहाँ पर कौन कौन सी गलती करते हैं। अगर गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो पहली गलती की बात करें वो होती है FIR। किसान साथी अपने यहाँ पर गेहूं की बिजाई के समय FIR नहीं करते। FIR का मतलब होता है फंगीसाइड, I का मतलब होता है इंसेक्टिसाइड और R का मतलब होता है रेस्ट्रोल। मतलब इसका क्या है, अगर गेहूं की बिजाई कर रहे हैं तो बीजों का शोधन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले अपने को ऐप का मतलब फंगीसाइड से शोधन करना होता है, उससे बीजोपचार करना होता है। उसके बाद इंसेक्टिसाइड से, कीटनाशक से अपने को बीजोपचार करना होता है और उसके बाद जो भी अपने कल्चर होते हैं तो उनके माध्यम से अपने को बीजोपचार करना ज़रूरी होता है। फंगीसाइड में अपन कार्बेंडाजिम मैनकोजेब ले सकते हैं। इंसेक्टिसाइड के अंदर थाइमाथोक्सम क्लोरोपाइरिपोस ले सकते हैं। और कल्चर की अगर बात करें तो कल्चर में किसान साथी अपने यहाँ पर एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, PSP, KSP, इस प्रकार के जो भी कल्चर हैं वो अपने यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दूसरी गलती की बात करें, किसान साथी अपनी गेहूं की फसल में दूसरी गलती कौन सी करते हैं, तो दूसरी गलती है फसल चक्कर की। अगर मेरे पास भूमि है और इसमें प्रत्येक गेहूं वाली सीजन में गेहूं की बुआई कर देता हूं मैं, तो अगर 2-3 साल, 3 साल, 4 साल लगातार मैं गेहूं की बिजाई करता रहूँगा तो क्या होगा, मेरा उत्पादन धीरे धीरे घट जाएगा। तो किसान साथियों, अगर मेरे पास थोड़ी भूमि है तो मैं अगर लगातार गेहूं की बिजाई करनी, मेरे को मजबूरी हो जाएगी गेहूं की बिजाई करना, परंतु अगर लगातार गेहूं की बिजाई मैं करूंगा, चाहे उसमें कितनी मैं खाद डाल दूं, कितनी फर्टिलाइजर डाल दूं, कितनी यूरिया डाल दूं और कितनी ही DAP डाल दूं, मेरा उत्पादन धीरे धीरे घटने लगेगा। तो इससे बचने के लिए किसान साथी अपने यहाँ पर फसल चक्कर का विशेष ध्यान रखे। ध्यान रखने का मतलब है, अगर मैंने इस बार यहाँ पर गेहूँ बोया है तो अगली जब गेहूँ वाली सीजन आएगी तो इसमें मैं चना बोऊंगा और उस वाली अगली वाली जो सीजन आएगी उसमें मैं यहाँ पर अपने यहाँ पर मेथी बोऊंगा, मसूर बोऊंगा या अन्य जो है इस प्रकार की मैं फसलें यहाँ पर बो दूंगा। परंतु प्रत्येक सीजन के अंदर मैं अपने यहाँ पर गेहूं की बिजाई नहीं करूँगा। किसान साथियों, इससे क्या होता है, अगर लगातार अपन गेहूं की बिजाई यहाँ पर करते हैं तो गेहूं के लिए जो नुकसानदायक बीमारियाँ होती है, कीट होते हैं, उनका आक्रमण एक तो ज़्यादा होता है जिससे अपने को उत्पादन कम देखने को मिलता है। दूसरा क्या होता है, गेहूं क्या होता है, जो नाइट्रोजन ज़्यादा ग्रहण करने वाली फसल होता है, इसके साथ कुछ न्यूट्रिएंट गेहूं ज़्यादा ग्रहण करता है। अगर लगातार अपन यहाँ पर गेहूं की बिजाई करेंगे तो उन न्यूट्रिएंट की, उन पोषक तत्वों की यहाँ पे भूमि में कमी हो जाएगी और लगातार बिजाई करने से भूमि में जो न्यूट्रिएंट का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, जिससे अपने को उत्पादन कम देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं तीसरी गलती। किसान साथी अपने यहाँ पर तीसरी गलती कौन सी करते हैं? तीसरी गलती है किसान साथियों खाद और फर्टिलाइज़र की। किसान साथी एक डर्रे से चल रहे हैं। अगर आज देखें तो किसान साथी जानते हैं कि मेरे को अपने गेहूं की फसल में दबा के तो DAP डालना है और दबा के ही उसके बाद यूरिया डालना है। तो मैं 2 फर्टिलाइज़र के अलावा कुछ जानता ही नहीं कि मेरे को तो यूरिया और DAP डालना है, मेरा बढ़िया गेहूं का उत्पादन हो जाएगा। आजकल की बात करें, आजकल कुछ किसान साथी अपने यहाँ पर सल्फर का इस्तेमाल करने लगे हैं। परंतु किसान साथियों, फसल की बढ़वार के लिए, फसल में दाने बनने के लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें लगभग 17 से 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो अपन ने तो 3 से 4 पोषक तत्व डाले, चाहे वो सल्फर की बात करें, चाहे वो DAP की बात करें, चाहे वो नाइट्रोजन की बात, यूरिया की बात करें, तो इसमें 3-4 पोषक तत्व अपन ने डाले, बाकी के पोषक तत्व अपन क्यों नहीं डाल रहे? अगर इन लगातार इसी प्रकार से अपन पोषक तत्व डालते रहेंगे, जो यूरिया, DAP और सल्फर या फिर पोटाश डालते रहेंगे, तो उससे क्या होगा,
बाकी जो भी पोषक तत्व उनकी भूमि के अंदर कमी हो जाएगी और अपना उत्पादन वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इससे बचने के लिए किसान साथी अपने यहाँ पर यूरिया, डीएपी और पोटास का इस्तेमाल तो ज़रूर करें, परंतु इसके साथ सल्फर, जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, इस प्रकार के जो भी न्यूट्रिएंट हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व है, इनका इस्तेमाल अपने खेतों के अंदर जरूर करें। अगर गेहूं की फसल में किसानों के लिए खुराक खाद की अपन बात करें तो किसान साथी 1 एकड़ के हिसाब से अपने यहाँ पर 30 किलोग्राम डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी प्रकार से 30 किलोग्राम एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास इस्तेमाल कर सकते हैं और 20 किलोग्राम अपने यहाँ पर नाइट्रोजन का, यूरिया का इस्तेमाल बुआई के समय कर सकते हैं। और उसी प्रकार से आप अपने यहाँ पर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने यहाँ पर सल्फर बेंटोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10 किलोग्राम अपने यहाँ पर मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ अपने यहाँ पर जो भी बाकी न्यूट्रिएंट जैसे जिंक सल्फेट है या माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए आप सागरिका दानेदार लेते हैं, तो वो आप पहले पानी के समय, कोर पानी में जो पहला पानी आप देते हैं गेहूं की फसल में, उस समय आप अपने यहाँ पर जो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए सागरिका दानेदार इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ आप स्प्रे की बात करें तो गेहूँ की फसल में शुरुआती में के समय जो भी स्प्रे करते हैं वो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का आप अपने यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसी के साथ बुआई के समय आप नैनो डीएपी के माध्यम से बीजोपचार जरूर करें। तो किसान साथियों, अब बात करते हैं किसानों द्वारा की जाने वाली चौथी सबसे बड़ी गलती के बारे में। किसान साथी अपने यहाँ पर गेहूं की बिजाई करते हैं, उससे पहले अपने यहाँ पर बाजरा बो रखा था, गंवार बो रखा था या अन्य प्रकार की जो मूंग बो रखा था। कुछ किसान साथी जो धान बोते हैं उन्होंने धान बो रखा था, तो उसकी जल्दी से कटाई करते हैं और उसके बाद उनको जल्दी में क्या करना होता है, गेहूँ बोना होता है। तो क्या अपन क्या करते हैं, अपन रोटोवेटर बुलाएंगे या जो सुपर सीडर होता है उसको बुलाएंगे, उसमें एक ही प्रकार से रोटोवेटर के माध्यम से मैं जो भी पीछे का जो भूसा है, कचरा है, वो सारा का सारा मिट्टी में दबा दूंगा और उसके आते हाथ जल्दी से जल्दी मैं अपने यहाँ पर गेहूं की बिजाई कर दूंगा। इससे किसान साथियों क्या होता है, अपन अच्छी जुताई नहीं कर पाने से जो गेहूं की जड़ें होती हैं, गेहूं का जड़ क्षेत्र ज़्यादा नहीं होता, 3 से 4 इंच का जो गेहूं का जड़ क्षेत्र होता है, परंतु अगर अच्छी जुताई नहीं होती है तो जड़ों का विकास नहीं हो पाता। अगर जड़ों का विकास ही नहीं हो पाएगा, जड़ों की नींव ही अच्छी नहीं होगी, तो भूमि के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट है, जो भी पोषक तत्व है, पौधा ग्रहण नहीं कर पाएगा और उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए किसान साथी अगर गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो अपने यहाँ पर जो भी फसल कटाई की आपने, उसके लगभग फसल कटाई और बिजाई के बीच के अंदर आप कम से कम 15 से 20 दिन का अंतराल जरूर छोड़ दें, जिससे जो भी पहले का जो कचरा है, भूसा है, पराली है, वो सारा का सारा गलकर क्या बन जाए, खाद बन जाए। तो इसलिए आप अपने गेहूं की बुआई करते समय बहुत अच्छी तरह गहरी जुताई करें, जिससे जो गेहूं की जड़ें हैं उनका विकास अच्छा होगा और जड़ों का विकास अगर अच्छा होगा तो फसल का विकास भी बहुत अच्छा होगा और फसल है वो भूमि से जो पोषक तत्व है वो ग्रहण कर पाएगी और अपना उत्पादन अच्छा दे पाएगी। तो किसान साथी इन प्रकार की गलतियों से छुटकारा पाकर अपने यहाँ पर बहुत ही अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज किसान साथियों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आपको अन्य जानकारी चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं कि किस प्रकार की आपको अन्य जानकारी चाहिए, अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको चाहिए। धन्यवाद साथियों।